स्वागत है आपका प्रोफेसर अरुण कुमार, नई या परख के मंच पर। सर, आज हम मेरे सामने 2 जिज्ञासाएँ हैं, जिनका समाधान करने के लिए मैंने आपको निमंत्रित किया है। पहली जिज्ञासा तो ये है कि नरेंद्र मोदी और उनके प्रवक्ताओं सबका, नरेंद्र मोदी इस वक़्त विदेश में हैं, वो विदेश में बोल रहे हैं, उनके प्रवक्ता देश में बोल रहे हैं, उन सबका कहना ये है कि अगर कोविड ना आता और अगर खाड़ी युद्ध नहीं होता, तो हमारी अर्थव्यवस्था सब बिल्कुल ठीक काम कर रही थी और इन दोनों की वजह से अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे, तो चीज़ें गड़बड़ा जाएँगी। हमने जो अच्छा काम किया है, वो सारा का सारा अच्छा काम खत्म हो जाएगा और नरेंद्र मोदी ने यहाँ तक कहा है कि गरीबी बढ़ जाएगी। वो गरीबी को बढ़ने से रोके हुए थे, कम कर रहे थे, उनके मत कहने का आशय ये है। लेकिन पहले कोविड और उसके बाद में इसकी वजह से गरीबी बढ़ जाएगी। पहली जिज्ञासा ये है कि ये इनके कहने का तात्पर्य क्या है? इसका हकीकत से क्या ताल्लुक है? दूसरी जिज्ञासा मेरी ये है कि रुपया डॉलर के मुकाबले ₹96.35 में पहुँच गया। कल रिज़र्व बैंक ने हस्तक्षेप करके उसको ₹96 पार करने से बचा लिया था। लेकिन आज वो ₹96.35 हो गया है और अब आम तौर पर जो ऑब्जर्वर्स हैं उनका मानना ये है कि अब ये 100 पार करने से इसको रोका नहीं जा सकता। ये 100 पार करेगा और एक बार जब वो 100 की मंजिल पार कर लेगा, तो फिर और भी ज़्यादा नीचे जाएगा, और भी ज़्यादा नीचे जाएगा। तो ये जो रुपए में जो एक अभूतपूर्व और बहुत ही चिंताजनक गिरावट हो रही है लगातार, इसका मैकेनिज़्म क्या है? पहली बात तो हम लोग ये जानना चाहते हैं क्योंकि ये सब तकनीकी मामला है, लोगों को पता नहीं होता, मुझे भी नहीं पता। इसका मैकेनिज़्म क्या है और सरकार इसको रोक पाने में क्यों असमर्थ रही है? जी, अब आप जैसे चाहें, चाहे पहले या बाद में जिस चाहे, क्योंकि दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इन दोनों सवालों को थोड़ा डिकोड कर लेंगे, तो मौजूदा जो आर्थिक दुविधा में पूरा देश फँसा हुआ है, आर्थिक दुश्चिंताएँ जो हैं, शायद उनका हम लोग मतलब समझ पाएँगे। तो ऐसा है कि अर्थव्यवस्था में इसमें तो कोई दो राय नहीं कि धक्का लगा है। हुँ, वो चाहे अभी सप्लाई शॉक लगा है, वो हुँ, चाहे कोविड का शॉक लगा है ना? लेकिन मेरा मानना है कि इसमें एक अंडरलाइंग जो फीचर रहा है, वो ये कि हमारी नीतियाँ बहुत ज़्यादा गैर बराबरी क्रिएट कर रही हैं, जिससे कि अर्थव्यवस्था एक इंस्टेबिलिटी हो जाती है उसमें। हुँ, मतलब कि ज़रा भी धक्का लगता है तो उसको ज़्यादा चोट पहुँचती है। इंस्टेबिलिटी का ये मतलब है हुँ, कि थोड़ा भी धक्का लगा तो वो और परेशानी में आ जाएगी। हुँ, तो जो सरकार की नीतियाँ रही हैं, वो रही हैं प्रो बिग बिज़नेस हुँ। और कोशिश ये रही है कि असंगठित क्षेत्र को अगर नुकसान पहुँचता है तो पहुँचे, संगठित क्षेत्र आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हमने नोटबंदी की कि काले धन की अर्थव्यवस्था तो एक है, लेकिन करेंसी अच्छा, माफ़ कीजिए, बीच में बोल रहा हूँ, इनका संगठित क्षेत्र भी तो नहीं आगे बढ़ा है। नहीं, संगठित क्षेत्र अगर आप के शेप का रिकवरी का देखें, हाँ। तो संगठित क्षेत्र तो आगे बढ़ा, है ना? नहीं, संगठित क्षेत्र का मुनाफ़ा वग़ैरह बढ़ गया, लेकिन संगठित क्षेत्र के आगे बढ़ने से अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन होने की उम्मीद थी, एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद थी, ये सब तो कुछ भी, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिष्ठा विदेशी निवेशकों में बढ़ने की उम्मीद थी, दुनिया भर के तमाम बड़े-बड़े निवेशकों में बढ़ने की बात जो थी, वो सब तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, उनका मुनाफ़ा बढ़ता जा रहा है, वो अलग बात है। मुनाफ़ा तो उनका कोविड के ज़माने में भी बढ़ गया था, जबकि उत्पादक गतिविधियाँ ही समाप्त थी ही नहीं, मतलब जो है। उसके बावजूद कोविड में बढ़ गया था। जी। जो हमारा डेटा दिखाता है हुँ, कि के शेप रिकवरी का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो तो बढ़ रहा हुँ, है ना? वो 6, 7, 8% तो बढ़ रहा है, हुँ, जो कि एक अच्छी ग्रोथ है। हुँ, और हमारे जो मल्टीनेशनल्स हैं उनका भी इंटरेस्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही है। हुँ, उनका इंटरेस्ट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इतना छोटा उसमें तो है नहीं। और जो आप कह रहे हैं कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो बाहर चला गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो बाहर चला गया, वो कुछ और वजह से बाहर गया। हुँ, पर मेरा मानना है कि बुनियादी तौर पे हमारी अर्थव्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा अनस्टेबल होती चली जा रही है, क्योंकि जो हमारी ग्रोथ है वो एक बहुत छोटे तबके के ऊपर निर्भर है। वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की ग्रोथ ऑर्गेनाइज सेक्टर के ही बढ़ने पे निर्भर है। तो 6% लोग हैं, हुँ। तो वो कितना और आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैं कई बार लिखा कि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वो एक बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो 6% का मतलब हो गया 9 करोड़ लोग, मोटे तौर जी पर। हाँ,
जी हाँ, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। 6% का मतलब हो गया 9 करोड़ लोग। जी हाँ, यानी जो हमारा ऑर्गेनाइज़ संगठित क्षेत्र है, यानी बड़े-बड़े जो कॉर्पोरेट दुनिया है बिज़नेस की, व्यापार की, वो केवल 9 करोड़ लोगों को ही अपने दायरे में लेती है और वही लोग उसके अंदर काम करते हैं, वही उससे लाभ उठा रहे हैं। जी हाँ। हाँ। और उसका जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ कि उसका वजह से जो डिमांड है, वो असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में चली गई। तो हुँ, उसकी ग्रोथ और ज़्यादा तेज़ हो गई। हुँ? तो असंगठित क्षेत्र पिट गया। हुँ, पर अगर आप ये लेके चलें कि अगर 6% 9 करोड़ लोग हैं, तो हुँ, यानी कि वो जर्मनी से भी बड़ा है। हुँ, तो यानी कि एक गरीब मुल्क में एक बड़ा यूरोपियन देश बैठा हुआ है, हुँ, जो कंज्यूमरिज्म कर रहा है, जिसकी वजह से डिमांड है, जिसकी वजह से संगठित क्षेत्र में बढ़त है। हुँ, लेकिन ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि बाकी जो 150 करोड़ में से 9 करोड़ निकाल दीजिए, 141 करोड़ हैं, हुँ, वो तो उस रफ्तार से नहीं चल रहे, वो तो उसमें आगे नहीं बढ़ रहे, ठीक है ना? तो इसलिए मेरा मानना है कि जो ये हमारी अर्थव्यवस्था है, हुँ, उसको जो दिशा दिखाई गई है, हुँ, वो एक रॉ कैपिटलिज्म की है, और उसमें भी एक जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है, उसको ज़्यादा फायदा पहुंचाया गया है, जिससे कि जो नॉन क्रोनी कैपिटलिस्ट है, उसको भी नुकसान हुआ, हुँ, और इसीलिए वो काफ़ी बड़ी संख्या में देश छोड़ के बाहर भी चले गए। हुँ, तो अर्थव्यवस्था में यही इंस्टेबिलिटी है कि एक तरफ डिमांड आपकी सिर्फ कुछ लोगों में सीमित है, इसलिए ओवरऑल डिमांड नहीं बढ़ रही। इसीलिए अगर आप देखें तो पैंडेमिक के पहले 8 क्वार्टर में 2017-18 के क्वार्टर 4 में जब ऑफिशियल रेट ऑफ ग्रोथ 8% था, वो पैंडेमिक के पहले 2019-20 के आखिरी क्वार्टर में वो 3.1% गिर गया। हालाँकि सरकार ने बहुत कंसेशन दिया कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रॉफिट को, कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया, कॉर्पोरेट सेक्टर को 1.6 लाख करोड़ का जो बेनिफिट पहुँचा दिया। लेकिन उससे जो कॉर्पोरेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है, वो तो नहीं बढ़ा। तो इसलिए जो सरकार की जो नीतियां हैं, वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रही हैं। हुँ, वो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर को बढ़ा रही हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टर को घटा रही हैं। इससे जो इंस्टेबिलिटी होती है, उससे धक्का हम ही को लगता है। इसीलिए आप देखेंगे पैंडेमिक में जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें सबसे ज्यादा गिरावट भारत की अर्थव्यवस्था में हुई। आप देखेंगे कि जो हमारे जो करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोग इतनी भरी गर्मी में पैदल चले शहर से गांव की तरफ, ये आपने किसी और देश में नहीं देखा। हुँ, मतलब जो और बड़ी अर्थव्यवस्था है, जैसे टर्की हो गई, आपका ब्राजील हो गया, चीन हो गया, इंडोनेशिया हो गया, कहीं आपने ऐसा नहीं देखा कि लाखों करोड़ों लोग इतनी गर्मी में बोझा ढोए, बच्चों को जो उठाए, अपना चल रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था में क्राइसिस अपॉन क्राइसिस है। तो ये बात ठीक है कि धक्का लगा, कोविड का धक्का सब जगह लगा। हुँ, आप देखें तो ये ऑयल शॉक जो अभी सप्लाई शॉक है, उसका धक्का सब जगह लग रहा है। हुँ, लेकिन हमें ज़्यादा धक्का लग रहा है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अनस्टेबल हो गई है, इतने नैरो उस पे डिपेंड कर रही है, हुँ, और उसकी क्योंकि हमने कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर जो अपना ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टर को घटा रहे हैं, तो वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। तो जब एनर्जी की शॉर्टेज होगी, तो फिर संगठित क्षेत्र को धक्का लगेगा, और संगठित क्षेत्र को धक्का लगेगा, संगठित क्षेत्र वैसे ही पिटा हुआ है, तो अर्थव्यवस्था और परेशानी में आ जाएगी। तो जो मोदी कह रहे हैं वो यहाँ तक तो ठीक है कि कोई अगर आपको शॉक लगता है, तो उसका असर आपकी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। लेकिन आपने जो शॉक पहुंचाए पहले नोटबंदी का, फिर गलत जीएसटी का, फिर एनबीएफसी का, फिर एक सडन लॉकडाउन कर देने से जो अर्थव्यवस्था में परेशानी आई, वो तो आप एनबीएफसी क्या हुआ? एनबीएफसी क्या हुआ? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का जो हाँ, हाँ, क्राइसिस रहा 2018 में, जी, जी, जी। है ना? जो स्मॉल इंडस्ट्री को जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जी, जी। तो उसकी वजह से वहाँ पे परेशानी आई। तो ये तो आपने जो क्रिएट किए, वो तो कोई नेचुरल नहीं था। तो हुँ, आपने पॉलिसी के थ्रू एक क्राइसिस क्रिएट किया, हुँ, क्योंकि आपको लगा कि इससे आपका जो संगठित क्षेत्र आगे बढ़ेगा। हुँ, संगठित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपने ये किया। तो आपने गलत नीतियाँ जो अपनाई, उसी के चलते हुए हमें हर शौक में परेशानी आ रही है। अगर हमारा असंगठित क्षेत्र इतना नहीं पिटता नोटबंदी के दौरान, या जीएसटी के जो गलत जीएसटी लगाने के दौरान, या जो आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का धक्का लगा, तो हमारी स्थिति बेहतर होती। हमारा जो असंगठित क्षेत्र है इतना पिटा नहीं होता, उसकी रेजिलियंस ज़्यादा होती। अब तो रेजिलियंस खत्म हो गई, इसीलिए आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में आपको अनाज देना पड़ रहा है, कि आपके जो गरीब लोग हैं वो परेशानी में हैं। और क्योंकि अगर ये नहीं होता तो गरीबी और बढ़ गई होती। हुँ, तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है, हुँ, वो हमारी गलत नीतियों की वजह से आज ज़्यादा परेशानी में है।
जी। और ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस दशक में बहुत परेशानी आएगी, तो हुँ, आने वाले समय में और परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि हुँ, अभी भी हम नीति नहीं बदल रहे। अगर हम बजट को देख लें, जो पिछले सालों में बजट आए, हुँ, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने बढ़ा दिया, तो हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ बढ़ाया? आपने हुँ, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में बढ़ाया। और कहाँ आपने बजट काटा? जहाँ पे कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इन्हीं हुँ, में कटौती कर दी। तो फिर रोजगार नहीं पैदा होगा, अगर रोजगार नहीं पैदा होगा तो असंगठित क्षेत्र और पिटेगा। तो हमारे जो अर्थव्यवस्था है, उसमें हमारी गलत नीतियों की वजह से हम ऐसी स्थिति में हैं जिसमें कि हमारी इंस्टेबिलिटी बढ़ गई है। तो जरा भी धक्का लगता है तो हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा नुकसान होता है। ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और क्योंकि हमारे आंकड़े सही नहीं हैं, हमारे आंकड़ों में हम असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र से नापते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है, संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। तो ऑफिशियल आंकड़ों में तो बड़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। अभी हुँ, भी सरकार कह रही है कि हमारी तो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। तो वो इसलिए है क्योंकि आप असंगठित क्षेत्र को तो संगठित क्षेत्र से नाप रहे हैं। और अब जो हमने अपना जो मेजरमेंट है, 2000 पहले 11-12 का बेस पे था, अब 2022-23 के बेस पे है, पर अभी भी हम उसको उसी तरह नाप रहे हैं। हालांकि अब हम ज़्यादा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, पर बुनियादी तौर पे तो हमारा मेथड तो वही है। तो जो गिरता हुआ सेक्टर असंगठित क्षेत्र है, उसको आप जो है बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं, तो आपका ग्रोथ रेट अच्छा दिख रहा है। तो इसलिए आप उससे, जो मैं बार बार कहा कि हमने असंगठित क्षेत्र को इनविजिबलाइज कर दिया डेटा में। तो क्योंकि इनविजिबलाइज कर दिया तो अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है, तो कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, तो इसको पॉलिसी में भी इनविजिबलाइज कर दिया। तो जब तक हम ये नीति नहीं बदलेंगे और हम अपने जो असंगठित क्षेत्र को मदद नहीं करते, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था में समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। जी, और दूसरी बात जो आपने कहा डॉलर के बारे में, कि रुपया गिर रहा है, और ये आज जो खबर आई है उसमें कहा गया कि 2022 23 23 24 में हमने रुपए को स्टेबल रखा था और इसलिए आज ज़्यादा परेशानी है। बात वो नहीं है। हुँ, बात ये है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो बिगड़ रही है, हुँ, और क्योंकि हमने गलत रेट ऑफ ग्रोथ दिखाया है, तो हुँ, इसलिए हमको लगता है कि हमारी तो ग्रोथ रेट फास्टेस्ट है, 6.5-7%, जो दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की हुँ, सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए हमने उसको कुछ किया नहीं। हुँ, बट जो बाहर से कैपिटल आता है, वो तो ये देखेगा कि उसका रिटर्न क्या है। हुँ, और रिटर्न क्या क्या है? रिटर्न है कि आपको जो भारत की अर्थव्यवस्था में रिटर्न मिल रहा है, माइनस रुपये का डिप्रिसिएशन। हुँ, क्योंकि आप तो डॉलर में अपना जो रिटर्न देखेंगे, हुँ, तो डॉलर के टर्म में जब रुपया डिप्रिशिएट करता है, तो फिर जो उसका रिटर्न कम हो जाता है। और दूसरी तरफ अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं पिछले 2-3 साल में। तो ये जो कैपिटल है बाहर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न अमेरिका के रिटर्न से कम हो गया है, तो इसलिए वो बाहर जाएगा। और तीसरी बात ये कि क्योंकि हम एनर्जी पे बहुत डिपेंडेंट हैं, तो एनर्जी पे जब क्राइसिस आएगा तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर पड़ेगा, क्योंकि जो हम बाहर से सामान मंगवाएंगे उसके दाम ज़्यादा होंगे और हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो इसलिए जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर निकल रहा है। तो अभी आप देखें कि पिछले 2 महीनों में ही $30 बिलियन देश से बाहर चला गया। तो ये रफ्तार काफ़ी तेज़ है। अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो रुपया और कमज़ोर हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि हमारे जो काले धन के अर्थव्यवस्था वाले लोग हैं जो कमाते हैं, वो देश से पैसा बाहर निकालते हैं। वो देखते हैं कि जब रुपया गिर रहा है तो उसको बाहर निकालेंगे, जिससे कि जो उनको डॉलर में बेटर रिटर्न मिले। और फिर जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उन्होंने जो यहाँ पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, तो उस डिपॉजिट पे भी रिटर्न कम हो गया, तो वो भी यहाँ से जो पैसा बाहर निकालेंगे। और फिर जो हमारे एक्सपोर्टर हैं, वो देखेंगे कि भाई अगर हम आज डॉलर वापस नहीं लाते, हम 1 महीने बाद या 2 महीने बाद लाते हैं, तो हमें तो ज़्यादा रुपए मिलेंगे। हुँ, तो इसलिए वो डिले कर देंगे, तो फिर फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगा। और जो इम्पोर्टर है वो कह रहा है कि 1 महीने 2 महीने में जब रुपया और कमज़ोर हो जाएगा तो मुझे और ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से इम्पोर्ट कर लूँ। तो जल्दी से इम्पोर्ट करने का मतलब कि मैं ज़्यादा डॉलर खर्च करूँ, तो फिर हमारा डॉलर कम हो जाएगा। तो इस तरह कई तरह से आप देखेंगे तो जो हमारा कैपिटल का फ्लो है वो नेगेटिव हो गया है, और उसकी वजह से रुपया गिर रहा है। तो जब तक कि भारत की अर्थव्यवस्था में मतलब लोगों का विश्वास दोबारा नहीं जगता और हमारा रिटर्न बेटर नहीं होता, तब तक वो पैसा बाहर जाएगा। तो अभी कह नहीं सकते कि और कितना जाए,
क्योंकि जो रुपया जो डिप्रिशिएट कर रहा है उससे हमारे एक्सपोर्ट तो बढ़ने चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट हमारे तभी बढ़ेंगे जब बाहर डिमांड ज़्यादा होगी, और बाहर डिमांड इस समय कम होगी क्योंकि सब जगह एनर्जी की शॉर्टेज की वजह से उत्पादन में असर पड़ेगा। तो दूसरे एक्सपोर्ट भी तब बढ़ेगा जब इनके पास टेक्नोलॉजी होगी, ये क्वालिटी गुड्स बनाएंगे, मतलब नहीं, वो भी एक चीज़ है, लेकिन टेक्नोलॉजी वगैरह तो थोड़े समय में आएगी। लेकिन अभी क्योंकि दुनिया में सब जगह प्रोडक्शन पे असर है, दुनिया का जो मतलब 20% जो गैस और तेल वहां से आता था, है ना, वो रुक गया। तो इसका मतलब है दुनिया में 6% की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि जो गैस और जो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनका टोटल एनर्जी कंजम्पशन में दुनिया के 30% का योगदान है। 30% में से 20% कम हो गया तो आपका 6% कम हो गया, पर 6% बहुत होता है, उसको आप किसी तरह से पूरा नहीं कर सकते। तो 6% उत्पादन गिरने की चांस है। तो यानी कि अगर सब जगह उत्पादन गिरेगा, खासकर जो इंपोर्टिंग देश हैं, एक्सपोर्टिंग देशों में तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर बाकी देशों में तो 6% की शॉर्टेज की वजह से वहां पे उत्पादन कम होगा। जब उत्पादन कम होगा तो जो वो हमसे डिमांड करेंगे, जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए हमारा एक्सपोर्ट गिरेगा। इंपोर्ट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हमारे जो क्रूड वगैरह इंपोर्ट करते हैं उसके दाम बढ़ गए, फिर शिपिंग कॉस्ट बढ़ गया, फिर हमारा इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गया, फिर बाकी चीज़ों में और जब प्राइस बढ़ोतरी होगी तो इसलिए हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो काफ़ी बिगड़ गया है, और वो इसीलिए क्योंकि हमने गलत नीति अपनाई। अगर हम इतना कैपिटल इंटेंसिव नहीं करते तो इतना ज़्यादा हम निर्भर नहीं करते। फिर दूसरी बात, जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी की, अगर हम शुरू से कोल गैसिफिकेशन की तरफ जाते, न कि हम ऑयल और जो गैस की तरफ जाते, तो हमें हमारे में सेल्फ सफिशेंसी ज़्यादा होती। जब बॉम्बे हाई हुआ तो 1980s के दशक में हम सिर्फ 30-34% ये इंपोर्ट करते थे एनर्जी, बाकी हम उत्पादन करते थे। उसके बाद कोई नई ऑयल फील्ड वगैरह भी नहीं मिली, तो इसलिए फिर हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ा, और हमारी पॉलिसी रही कि हम कोल वगैरह की जगह हम ये पेट्रोलियम और जो गैस की जगह ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो कोल गैसिफिकेशन अगर हम करते होते, बायोगैस का हम डेवलपमेंट करते होते 1960s के आगे, फिर अगर हम जो ये सूरज की किरणें जो आती हैं हमारे देश में खूब, ग्रीन एनर्जी, हाँ, सोलर का करते हम, तो उसके ऊपर रिसर्च हम करते, उसको हम डेवलप करते। वो तो जब बाहर रिसर्च हुई तो सोलर वायबल हो गया, तो अभी भी हम सोलर सेल्स बहुत बड़ी मात्रा में चीन से लेते हैं। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी पॉलिसी है वो भी सही नहीं रही। हम लोगों ने अपना जो ऑटोनॉमी नहीं रखा, हमने जो हमें करना चाहिए था वो नहीं किया। तो इसलिए ये भी एक लॉन्ग टर्म एक परेशानी है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पिछड़ गए हैं, और इसीलिए फिर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं दुनिया में, और इसीलिए फिर हमारा रुपया गिरने लगता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये लॉन्ग टर्म फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम कमज़ोर पड़ गए और हमारा रुपया कमज़ोर पड़ गया और रुपया गिरावट पे है। अब इसमें एक और इससे जुड़ी हुई एक जिज्ञासा है। आपने बहुत ही साफ तौर पर बताया, पारदर्शी तौर पर बताया, ये सब क्यों हो रहा है। जिज्ञासा ये है कि सरकार के पास तो सलाहकारों का एक काफ़ी बड़ा दल होता है, और वो काफ़ी योग्य लोग होते हैं। सारी विदेशों में पढ़े हुए, जैसे मान लीजिए सुब्रमण्यम साहब थे, उससे पहले भी थे, मतलब बहुत से लोग होते हैं, किनके नाम लें, सब लोग हम लोग जानते हैं उन नामों को। हो सकता है कि वो कारपोरेट की तरफदार हों, हो सकता है वो बाज़ार की ताकतों की तरफदार हों, और थे भी, ये भी हो सकता है, और थे है भी कि वो नव उदारतावादी नीतियों के तरफदार हों, वो उनको गरीबों में दिलचस्पी ना हो। लेकिन जो वो नीतियाँ बनाते हैं, उन नीतियों का जो नुकसान हो सकता है, उससे तो वो सरकार को वाकिफ़ कराते होंगे ना, क्योंकि जो उसकी हर चीज़, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू होता है। सलाहकारों का काम तो ये है कि भाई ये नीतियाँ हम अपना रहे हैं, इससे ये फ़ायदे होंगे और ये नुकसान होंगे। इसके बाद राजनीतिक नेतृत्व है, उसका काम होता है तय करना कि भाई वो किस चीज़ को उठाएगा, किस चीज़ को नहीं उठाएगा। देखिए, जो आइडियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स एक आइडियोलॉजी ड्रिवन है। तो आप देखेंगे कि जब से रेगनिज्म और थैचरिज्म आया 1978 के बाद से, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की जो नीतियां हैं वही छा गई, और हमारे जो सलाहकार हैं वो जिसको बोलते हैं ना एक राउंड सर्कल में, है ना, रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी, मतलब वही आईएमएफ में जाते हैं, वही वर्ल्ड बैंक में जाते हैं, और वही भारत के जो सलाहकार बन जाते हैं। तो जो वहां से पॉलिसी आती है उसी को इम्पोज करते हैं, और जो पॉलिसी आ रही है वो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल के हक में है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। और लेकिन सर इसमें एक बात देखी गई है, जैसे कि मान लीजिए संजय सुब्रमण्यम है, या क्या नाम है, जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे ना, सुब्रमण्यम, हाँ सुब्रमण्यम, हाँ वो हैं, उन्होंने, रघुराम राजन ने, ये सब लोग वही लोग हैं, रिवॉल्विंग डोर वाले लोग हैं। जी हाँ, लेकिन उन्होंने सरकार से निकलने के बाद
काफ़ी सरकार की नीतियों की काफ़ी आलोचनाएँ की हैं, कड़ी आलोचनाएँ की हैं सरकार की नीतियों की, अखबारों में लेख लिखे हैं, अपने वक्तव्य दिए हैं, कई लोगों ने ऐसा किया है कई लोगों ने ऐसा किया है। तो इसका सीधा मतलब है कि ये लोग अंदर भी थे, तब कुछ न कुछ ये लोग बता रहे होंगे कि भई बात मामला ऐसा नहीं है, इससे हम लोग चक्कर में भी फँस सकते हैं। लेकिन इनकी बात नहीं, सुनी नहीं गई, मतलब ये ऐसा नहीं, मुझे अंदाज़ लगता है। जी। नहीं, ये लोग फ्री मार्केटियर्स हैं। ये अभी जैसे कि अरविंद अरविंद पानागड़िया हाँ, है ना? अरविंद पानागड़िया तो बोलते ही हैं कि भाई मार्केट के ऊपर छोड़ दो। हाँ, और ये सुब्रमण्यम और ये रघुराम। रघुराम राजन वगैरह भी, ये भी मार्केट वाले हैं, हुँ, है ना? तो ये जो भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप रिफॉर्म नहीं कर रहे। हुँ। रिफॉर्म का क्या मतलब है कि भाई प्रो बिजनेस पॉलिसी फॉलो करो, मतलब और ज्यादा आप जो कैपिटलिस्ट को फॉलो करो, आप तो उनके कह रहे हैं पहले ही से बहुत ज़्यादा प्रो बिज़नेस हैं ये लोग। पहले से ही है। और जो इन्होंने एडवाइस भी किया सरकार में रहते हुए, वो हुँ, भी कि भाई बिजनेस को आप जो और कंसेशन दो। अब अगर आप देखें तो ये वर्ल्ड बैंक ने भी रिकग्नाइज किया कि जो वर्ल्ड बैंक की नीतियां हैं हाँ, वो गरीबी बढ़ाती हैं। हाँ, इसीलिए 1980s के दशक में वर्ल्ड बैंक ने कहना शुरू किया कि सेफ्टी नेट देना चाहिए। हुँ, सेफ्टी नेट मतलब कि हमारी नीतियों से गरीबी तो बढ़ेगी, हुँ, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेफ्टी नेट बनाओ। जी, हमारे यहाँ भी भारत में 2005 से जब यूपीए की सरकार आई तो हमने भी सेफ्टी नेट किया। तो हुँ, अगर सेफ्टी नेट नहीं करेंगे तो एक सोशल एक्सप्लोजन हो सकता है। तो जी, हमने फिर राइट टू एम्प्लॉयमेंट और राइट टू फूड और ये सारी चीजों की बात की हमने, है ना? हालांकि जो सरकार में लोग थे जो हुँ, रूल कर रहे थे, जैसे मोंटेक सिंह अहलूवालिया हो गए हुँ, और मनमोहन सिंह हो गए और चिदम्बरम हो गए, वो उन राइट्स की पॉलिसी के खिलाफ थे। वो तो क्योंकि एक वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी जिसमें सोनिया गांधी हेड थी, उन्होंने पुश किया तो इन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, ये सब किया। पर एक्चुअली में तो ये सब जब प्रो कैपिटलिस्ट थे ना, प्रो फ्री मार्केटियर्स, इनका था कि मार्केट पे छोड़ दो और ये सब आप इंटरवेंशन करोगे तो जो उल्टा पड़ेगा। तो ये जो सारी नीति है, इसलिए मेरा मानना है कि ये तो जो अंदर से जितना भी क्रिटिसाइज किया वो यही कि भाई आप और रिफॉर्म करो, आप कम रिफॉर्म कर रहे हो। ये तो कहेंगे कि भाई आप कृषि का मार्केट भी खोल दो, और अल्टीमेटली जो कृषि का हुआ है ना, वो यही हुआ। फिर आप देखें कि एजुकेशन में, एजुकेशन मतलब कि यूपीए 2 में एजुकेशन का मार्केट भी खोलना शुरू कर दिया। मतलब कि अमेरिकन सिस्टम को यहाँ लाना शुरू कर दिया, यानी 4 ईयर जो आपकी जो बीए को लाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अमेरिका में मदद करेगा, है ना? फिर जब आपको जो प्राइवेटाइजेशन और ये कॉमर्शलाइजेशन एजुकेशन का, जो कि हमारे हमारे लिए नीति ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा गरीब आदमी वो नहीं कर सकता। हमारा गरीब आदमी पिस जाएगा अगर उसको, तो हमारे यहाँ शिक्षा कभी अच्छी नहीं दी गई। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो भी ये रहे रघुराम राजन और ये सब अरविंद पानागड़िया और अरविंद सुब्रमण्यम वगैरह, उन्होंने सबने मार्केट को ही आगे बढ़ाया। हुँ, उनकी इक्विटी में विश्वास नहीं है। वो तो कहते हैं कि भाई अभी ग्रोथ करो, इक्विटी बाद में देखेंगे। हुँ, तो मतलब कि बाद में तो आया नहीं, क्योंकि हम तो ट्रिकल डाउन की नीति पे चल ही रहे हैं 1947 से, और ट्रिकल डाउन हुआ नहीं। तो ग्रोथ की पॉलिसी हमने फॉलो की, जो मतलब आज कैपिटलिस्ट कह रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो ये लोग रहे भी और जो अंदर एडवाइस दी भी, और जिससे वो नाराज भी हुए, वो नाराज इसीलिए हुए कि भाई और ज्यादा रिफॉर्म करो, हुँ, और ज्यादा प्रो बिजनेस। रिफॉर्म का मतलब है प्रो बिजनेस। हुँ, रिफॉर्म का मतलब ये नहीं कि गरीब आदमी की आप मदद करेंगे या गरीब आदमी को सहायता करेंगे या इक्विटी की पॉलिसी फॉलो करेंगे। वो तो इक्विटी में विश्वास ही नहीं रखते। वो तो कहते हैं मार्केट जो करेगा वही सही है, और मार्केट तो बड़ा अनइक्वल होता है। मार्केट में जिसकी परचेजिंग पावर होती है वही डिसाइड करता है, जिसकी परचेजिंग पावर नहीं है वो तो डिसाइड नहीं करता है मार्केट किधर जाएगा। तो इसलिए इनका रिफॉर्म का मतलब है प्रो मार्केट, जो कि गरीबों के खिलाफ है। और इसीलिए तो गैर बराबरी बढ़ी। 1991 के बाद कितनी गैर बराबरी बढ़ रही है, और 2014 के बाद तो और तेजी से गैर बराबरी बढ़ रही है, क्योंकि अब तो सारी की सारी पॉलिसी, कम से कम उस समय ये था कि भाई कुछ राइट्स की पॉलिसी थी, कुछ सपोर्ट हुआ, कुछ रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वगैरह हुआ। अब तो उसके खिलाफ बोल रहे थे मोदी साहब जब थे। अब आखिरी प्रश्न मेरा है इस चर्चा के आखिरी दौर में हम लोग आ गए हैं। जी हाँ। वो ये है कि मैंने अपने पत्रकार के तौर पर या बुद्धिजीवी के तौर पर मेरा जो पिछला 30-40 साल का जीवन है, उसमें एक हम लोगों ने आर्थिक संकट वो देखा था जब भारत अ, भुगतान के संकट का शिकार हो गया था, जी पेमेंट हाँ। पेमेंट क्राइसिस हुई थी। एक वो संकट देखा था और दूसरा संकट हम लोग अब देख रहे हैं। बीच में कोई बड़ा संकट भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं आया। अच्छा, मुझे लग रहा है कि वो पेमेंट का जो क्राइसिस था वो तो निबट लिया उन्होंने किसी तरीके से। लेकिन ये जो संकट है, ये संकट ज़्यादा चौतरफा है, अधिक गहन है और अधिक दूरगामी है संकट ये।
तो ये संकट तो हमारी जो राजनीति है उसको भी कहीं न कहीं प्रभावित करेगा। ये तो असंभव बात है कि वो प्रभावित ना करे। एक सीमा तक राजनीति को प्रबंधित करेंगे ये लोग, जो राजनीति पे असर पड़ेगा। तरह-तरह के हथकंडों से, झूठे नैरेटिव चला के, जैसे कि मान लीजिए इस वक़्त हर मुख्यमंत्री जो है, वो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है। जी हाँ। आप हेमंत बिस्व शर्मा भी मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, जो अभी बंगाल में नए नियुक्त हुए हैं शुभेंदु। शुभेंदु अधिकारी, वो भी बोल रहे हैं, योगी भी बोल रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि भारत की मुख्य समस्या जो है, वो मुसलमान हैं, बाकी और कोई समस्या है ही नहीं। तो वो ये ज़ाहिर है, मैं मानता हूँ एक साथ सब लोग मुसलमानों के खिलाफ तो हमेशा बोलते थे वो, जब एक साथ सब लोग एक स्वर में मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि लोगों का ध्यान उस तरफ ना जाए। लोगों का ध्यान इस तरफ रहे। तो ये इस पूरी क्राइसिस को मैनेज करने का, प्रबंधित करने का एक तरीका समझ में आता है मेरी। लेकिन ये भी ज़्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि जब लोगों की आर्थिक विपन्नता और बढ़ेगी, जो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। मेरे ख्याल से तो आपने पिछली बार कहा था कि 15-20 दिन, 1 महीने में ही एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी वो हाँ। और बढ़ जाएगी। ये दाम अभी ₹3 बढ़ाए हैं, ये 15-20 रुपए तक बढ़ाएँगे। जी हाँ। बहुत ज़्यादा सब कुछ होने वाला है। तो कैसे प्रबंधित करेंगे? क्या होगा ये? देखिए, मेरा मानना है कि जैसे कि आपने कहा 1991 में जब सिर्फ 3 हफ्ते के फॉरेन एक्सचेंज रह गए थे, तो हुँ। क्यों हुआ? क्योंकि उस समय है हमें पैनिक कराया गया कि हमें कंज़्यूमरिज़्म करना है, और कंज़्यूमरिज़्म करने से हमारा जो डेट था वो 1980 में जो $10 बिलियन का था, वो $93 बिलियन हो गया 1991 तक। तो हम जो रीपे नहीं कर पा रहे थे इसलिए, और पैसा बहुत तेज़ी से बाहर जा रहा था, जैसे अभी पैसा बहुत तेज़ी से जा रहा है। उसी तरह जो हमारी नीतियां अभी जो गैर बराबरी इतनी बढ़ गई है 1991 के बाद, उसके चलते हुए हमारा क्राइसिस बढ़ रहा है, आर्थिक क्राइसिस। और जैसे आपने सही कहा कि उसका अगर ऑपोजिशन करना था तो हमारे ऑपोजिशन को सामने आना चाहिए था, ऑपोजिशन को उठाना चाहिए था असंगठित क्षेत्र की गिरावट का और उसकी परेशानी का, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं, क्योंकि वो जो घबरा गया है, उसके खिलाफ ईडी रेड, इनकम टैक्स रेड, ये सब चल रहा है। तो ऑपोजिशन, तो जैसे बीजेपी ने जो हराया था यूपीए को, रोज सड़क पे उतरते थे, अब ऑपोजिशन नहीं उतर रहा, वो घबराया हुआ है। तो गरीब आदमी जो है, जो परेशान आदमी, वो अपने आप से नहीं ऑर्गेनाइज होता, उसको किसी को ऑर्गेनाइज करना होता है। हमारे ट्रेड यूनियंस जो हैं वो कमजोर हैं, क्योंकि वो सिर्फ संगठित क्षेत्र तो 6% है। तो संगठित क्षेत्र में जो आदमी काम करता है उसको खतरा रहता है कि भाई मुझे काम से निकाल दिया तो मैं तो असंगठित क्षेत्र में आ जाऊंगी, मेरी तो तनख्वाह 5वां हिस्सा भी नहीं रह जाएगी। तो इसलिए वो प्रोटेस्ट नहीं करेगा, वो इतना ज़्यादा नहीं निकलेगा। किसान जो है वो भी नहीं प्रोटेस्ट कर रहा है, उस समय प्रोटेस्ट किया था जब बिल आए थे, उसके बाद से वो लग के किसी चीज़ में प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, हालांकि उसकी आमदनी में अभी भी परेशानी है। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मतलब एलाई हो सकता है किसानों का, वो है वर्कर। जिस दिन वर्कर की वेज बढ़ जाएगी तो किसानों की आमदनी भी बढ़ जाएगी, किसानों को भी जो बेहतरी जो मिलेगी। तो इस समय जो हमारी स्थिति है उसमें मुझे लगता है कि जो सरकार है उसको लगता है कि हम मैनेज कर लेंगे, हम पॉलिटिकली, सोशली और हिस्टोरिकली इसको जो गलत आंकड़े पेश करके हम चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो आप देखेंगे टीवी डिबेट में कितना झूठ बोला जाता है, गलत सलत आंकड़े दे दिए जाते हैं कि देखिए उस समय तो ऑयल बॉन्ड्स इतने थे। अब वो ऑयल बॉन्ड्स कितने थे? 1-1.5 लाख करोड़ के थे, उससे तो 30 गुना ज्यादा आपने जो एक्साइज ड्यूटी से कमा लिया ऑयल पे। तो आप ये कहते रहते हैं आज भी कि वो तो ऑयल बॉन्ड कितना हमारे ऊपर छोड़ गए, हमें तो इतना वो जो उसका जो है ना, फिर बोलेंगे जी कि अगर देखें तो 2008 में कितना ऑयल क्राइसिस हो गया था, पर ऑयल क्राइसिस हुआ था कुछ महीने के लिए और फिर दाम धड़ाम से गिर गए थे। पर वो यही बताएंगे कि नहीं 2008 में इतना क्राइसिस, तो वो यही दिखा रहे हैं कि हम बेहतर मैनेज कर रहे हैं। एक फॉग क्रिएट कर दिया है, एक मिस्ट क्रिएट कर दिया है। आम आदमी को समझ नहीं है कि आज उसकी परिस्थिति क्यों खराब हो रही है। तो उसको तो एजुकेट करना जरूरी है, जिसका जो रोल हमारे ट्रेड यूनियंस का, फार्मर्स यूनियंस का और जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का है, तो वो कोई सामने नहीं आ रहा क्योंकि उसको ऑर्गेनाइज नहीं होने देते। सरकार की कोशिश है कि वो ऑर्गेनाइज ना हो, वो कोई जो मतलब जो लोगों को ऑर्गेनाइज ना करे, तो लोग तो एक एमॉर्फस वो है, एमॉर्फस लोग कहाँ से प्रोटेस्ट करेंगे। अब मतलब आपने देखा गुरुग्राम में प्रोटेस्ट हुआ, फिर नोएडा में प्रोटेस्ट हुआ, दंगे हो गए। अभी अगर आप देखें तो कोई ऑल्टरनेट प्रोग्राम कहाँ है? ऑल्टरनेट प्रोग्राम हो जिसके ऊपर कि हम लोग चलना चाहें तभी तो जाके ऑर्गेनाइज होगा। ऑल्टरनेट प्रोग्राम तो कोई है नहीं, किसी भी पार्टी का कोई ऑल्टरनेट प्रोग्राम नहीं है जिसपे वो ऑर्गेनाइज कर सकें।
और आम जनता कहाँ से ऑल्टरनेट प्रोग्राम, वो तो कहेगी भाई मुझे आज आपने पैसे 1,500 रुपए हाथ में दे दिया, 10,000 दे दिया, मैं आपको वोट दे दूंगा। तो आम जनता की जो स्थिति है वो प्रोटेस्ट करने लायक नहीं है, तो इसलिए जो परेशानी है वो बढ़ती जाएगी और मुझे लगता है एक तरह से एक अराजकता जैसा हाल बनता चला जाएगा। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफ़ेसर अरुण कुमार। आपने बहुत ही गहन और तलस्पर्शी विश्लेषण किया और बड़ी स्पष्टता के साथ में उन अर्थशास्त्र है उसमें हम लोगों का ज्ञान और प्रशिक्षण कम है, इसलिए बात समझ में नहीं आती है। इसलिए हम बार-बार आपके पास आते हैं, आपका कीमती समय लेते हैं। काफ़ी समझ में आया कि मामला है क्या और ये भी समझ में आया कि ये क्यों ठीक नहीं हो रहा है और क्यों ठीक नहीं हो पाएगा। ज़रूर इसके कुछ न कुछ हमारे लोकतंत्र के लिए ऐसे परिणाम निकलेंगे, इतने खराब परिणाम निकलेंगे जिनके बारे में अभी हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ। और वो जी, परिणाम मुझे तो अब लगने लगा है कि शायद वो बहुत देर नहीं लगेगी। जी ऐसा हाँ। नहीं है कि वो 10 साल बाद या 15 साल बाद निकलेंगे नहीं, मतलब। नहीं। वो अभी निकट भविष्य में ही 6 साल, 6 महीने में ही काफ़ी हम लोगों को विकृतियाँ देखने को मिलेंगी और हो सकता है कि हम लोगों का जो राजनीतिक माहौल है वो भी कुछ अजीबो-गरीब किस्म का हो जाए। जी हाँ। चलिए देखते हैं, इसकी नज़र रखते हैं, क्योंकि ये आर्थिक मामला है। इसका कोई विकल्प नहीं है मतलब। जी हाँ। ऐसा नहीं है कि आपने एक हवाई विचारधारा के एक हवाई विचार के मुकाबले दूसरा हवाई विचार मीडिया की ताकत के दम पे आपने थोप दिया। ये तो असली मामला है, ये तो पैसे जी हाँ। वाला सीधा मामला है, इसका विकल्प थोड़ी ना, पैसे का काम तो पैसे से ही चलता है। जी हाँ। जी हाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्ते।